नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल इंग्लिश 2 सेमेस्टर 2 के बारे में, जो कि यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड यूनिट से शुरुआत करेंगे, जो बात करता है क्लाइंट इंटरव्यूइंग एंड काउंसलिंग। ये बेसिकली आपकी क्लाइंट काउंसलिंग की बात हो रही है कि मतलब आपके पास क्लाइंट जब आएगा तो आपको कैसे क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, कैसे उससे क्वेश्चन पूछने हैं और किस तरह से उसको सांत्वना देनी है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो बात करता है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, कि क्या मीनिंग और सिग्निफिकेंस है। सेकंड बात करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स, लिसनिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, इंफॉर्मेशन गैदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक बात करता है डेफिनेशन एंड इट्स डिफरेंशिएशन फ्रॉम जनरल काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टॉपिक बात करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। फिफ्थ बात करता है अप्रोचेस टू काउंसलिंग। सिक्स्थ टॉपिक बात करता है ट्रेनिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक्स है। तो ये आपकी यूनिट 2 है, इसको आज हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइंट इंटरव्यूइंग एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट चीज है, क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है क्लाइंट काउंसलिंग एंड क्लाइंट इंटरव्यूइंग का। तो इसमें जो सबसे पहले है वो क्लाइंट इंटरव्यू, कि मतलब जब आपके पास कोई क्लाइंट अप्रोच करे तो आप उसको किस तरीके से इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए तो उसको आप पैसों की नजर से ना देके आप उसको इंसानियत की नजर से सबसे पहले देखोगे। ठीक है, तो क्लाइंट इंटरव्यू इज इनिशियल फॉर्मल कन्वर्सेशन, क्योंकि इंटरव्यू है, यहां पे क्लाइंट आपसे घर की बातें करने तो नहीं आया, वो आपसे पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग बात करने आएगा। तो वो क्या है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन है, फॉर्मल कन्वर्सेशन है बिटवीन अ लॉयर एंड अ क्लाइंट, वेयर द लॉयर गैदर फैक्ट्स, अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट्स लीगल इश्यूज एंड एस्टैब्लिशेस द लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप। तो जो लॉयर है उस कन्वर्सेशन में लॉयर क्या करेगा, फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट्स है उसको समझेगा, क्लाइंट के इश्यूज को, जो लीगल इश्यूज क्लाइंट फेस कर रहा है उसको समझेगा, प्लस जो लॉयर और क्लाइंट का रिलेशनशिप चलता है, जो कि कहा जाता है कि एक स्टोरी बहुत फेमस है कि एक वकील साहब का बच्चा वकील बना, तो उनके पास एक केस था। तो उन्होंने बोला, जब वो बच्चा प्रैक्टिस करने लगा एडवोकेसी की, तो उसे बोला कि आपका आपका के जो केस था वो बहुत पुराना केस चल रहा था 30-40 साल से, और मैंने इसको एक ही दिन में खत्म कर दिया। तो वो जो फादर है, जो वकील साहब है, वो बोलते हैं ये क्या किया, जिस केस के थ्रू मैंने तुम्हारी इतनी फीस भरी थी, तुमको लॉ कराया था, वो केस तुमने एक ही दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप जो जनरली इंडियन कोर्ट्स में बहुत ज्यादा चलता है, लंबा रिलेशन होता है, उसको डेवलप करने का, प्लस लीगल इश्यूज समझने का कि क्या उसको मैटर है, क्या उसको दिक्कत आ रही है, और उसके बाद एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या है, कहानी क्या है, उससे हमें समझ में आता है कैसे अगर हम क्लाइंट को इंटरव्यू करेंगे तो। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये तो हमें पता ही है। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले लिसनिंग टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो अगर आपको गुड स्पीकर बनना है तो सबसे पहले आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की डेट में क्योंकि शॉर्ट्स का जमाना आ चुका है, तो सब एडीएचडी के शिकार हो गए हैं, जहां पे उनको कम टाइम में ज्यादा मसाला चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले आपको ये आदत बदलनी पड़ेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स है उसको सुनना पड़ेगा ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। जब वो प्रॉब्लम बताए तो सिर्फ सुनना नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को सुनते सुनते उसको एनालाइज करना है, प्लस उससे जुड़ी हुई बातें या उससे जुड़े हुए सवाल जो कि वो कहानी नहीं बता पा रहा है वो आप पूछ सकते हो, या फिर वो बताना नहीं चाहता, या फिर वो बता नहीं पा रहा, उसे याद नहीं है, या वो उस बात को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, बट हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उससे जुड़ी हुई अगर कोई बात है तो आप उससे इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हो। टेकिंग नोट्स, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आने वाले हैं कल को, तो आप एक ओरल बात को ज्यादा देर तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको जनरली ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि जब कोई क्लाइंट आपसे बात कर रहा है तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप पॉइंटर्स में मेंशन कर लो। अंडरस्टैंडिंग बोथ लीगल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, तो ना सिर्फ आपको कानून की नजर से देखना है, बल्कि आपको इमोशनली भी उसको समझना है कि वो इमोशनली कितना डिस्ट्रेस्ड है, तो तभी आप उसको एज एडवोकेट आप उसे जस्टिस दिला पाओगे इन कोर्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइंट काउंसलिंग की मीनिंग का। क्लाइंट काउंसलिंग इज द फॉलो अप प्रोसेस वेयर लॉयर एडवाइजेस द क्लाइंट अबाउट देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अवेलेबल लीगल रेमेडीज और स्ट्रेटजीज, पोटेंशियल रिस्क, आउटकम्स, नेक्स्ट स्टेप इन द लीगल प्रोसेस। तो बेसिकली क्लाइंट इंटरव्यू करने के बाद होता है क्लाइंट काउंसलिंग, मतलब क्लाइंट को काउंसिल करोगे आप कि किस तरीके से उसकी आप मदद करने वाले हो। तो सबसे पहले तो उनके लीगल राइट्स क्या हैं वो बताओगे, और उनकी ऑब्लिगेशंस, अगर मान लो कोई जिम्मेदारी उसको निभानी चाहिए थी बट उसने नहीं निभाई, या इन फ्यूचर जो उसको जिम्मेदारी निभानी है ड्यूरिंग योर केस, जब तक आपका केस चलेगा, तो आप बताओगे। प्लस अवेलेबल रेमेडीज, क्या क्या उसके पास रेमेडीज है, सिविल क्रिमिनल जो भी रेमेडीज हैं वो बताओगे, और स्ट्रेटेजीज बताओगे कि किस स्ट्रेटेजी से आप मूव करने वाले हो। देन पोटेंशियल रिस्क, आपको केस का पूरा रिस्क उसको समझाना चाहिए कि क्या हो सकता है इस केस का आउटकम,
कितना नेगेटिव हो सकता है और कितना पॉजिटिव हो सकता है वो आपको बताना चाहिए। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आप बताओगे। ऐसा नहीं कि वो आपको पैसा देगा तो आप उसको चने के झाड़ पर चढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे कौन से स्टेप्स आप लेने वाले हो, जैसे लीगल नोटिस या फिर प्लेंट राइटिंग या आपका कोई भी अगर आप फाइलिंग करने जा रहे हो तो आप उसे बताओगे, इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है सिग्निफिकेंस। क्या है सिग्निफिकेंस? आपका सबसे पहली चीज क्या है, फैक्ट फाइंडिंग एंड एविडेंस गैदरिंग। तो सबसे पहले जब आप क्लाइंट का इंटरव्यू करते हो तो आपको एग्जैक्ट और ट्रू स्टोरी पता लगती है कि क्या है रियल इवेंट, क्योंकि एक बात कही जाती है कि डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको रियल चीजें पता लगती है, रियल फैक्ट्स क्या थे, रियल सिचुएशन क्या थी और क्या क्या एविडेंसेस हैं आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट। बिल्ड रिपोर्ट एंड ट्रस्ट। तो बेसिकली क्या है, जब आप इंटरव्यू करते हो तो क्लाइंट भी आपका एनालिसिस कर रहा होता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हो तो आपके क्वेश्चंस डेप्थ लेवल के होने चाहिए। ऐसे हवा वाले क्वेश्चंस पूछोगे तो आपकी ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट में दिक्कत आएगी। प्लस जब क्लाइंट आपसे सच्चाई बोलेगा तो उसको एक ट्रस्ट होना चाहिए, तभी बोलेगा। तो जब इंटरव्यू आप करोगे तो उससे ट्रस्ट डेवलप होता है कि वो आप पे भरोसा करके आपको सच्चाई बता सकता है। देन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। तो जब आप इंटरव्यू करते हो तो उसी दौरान आपको पता लगता है कि क्लाइंट क्या सोच के आपके पास आया है और वो आप पूरी तरीके से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अवॉइडिंग मिसकम्युनिकेशन। तो जब आप इंटरव्यू करते हो हर एक कोने पे जाके क्वेश्चन पूछते हो, हर एक पॉइंट पे, ग्रे एरिया पे आप क्वेश्चन पूछते हो, तो आपको क्या होता है कि हर एक चीज की क्लैरिटी होती है ताकि आपके बीच में अगर कोई गैप हो, कम्युनिकेशन गैप, तो वो खत्म हो सके, जिससे कोई भी मिस कम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन का चक्कर ना हो। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है ये ना सिर्फ एक एथिकल ऑब्लिगेशन है बट प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू नहीं करोगे, जब तक आप किसी की पूरी बात नहीं जानोगे, तब तक आप उसे प्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइंट काउंसलिंग देखते हैं। पहला, लीगल एडवाइस एंड ओपिनियंस। तो जो भी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप बताओगे ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। एम्पावरिंग द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उससे अपने डिसीजन लेने का समझ में आएगा कि क्या किस तरीके से वो डिसीजन ले बेस्ड ऑन योर लीगल ओपिनियंस। देन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो जब आप उसको ओपिनियन दोगे, काउंसिल करोगे, समझाओगे, तो आप उसके तरह एक तरीके से इमोशनली हेल्प करोगे और साइकोलॉजिकली हेल्प करोगे, जो कि अदर देन केस होगी। देन एथिकल प्रैक्टिस। तो जब आप उसे सही सलाह दोगे तो एथिकल प्रैक्टिस का एक पार्ट माना जाता है। देन क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। तो जब अगर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो गया, या फिर अगर कोई, जैसे बोला जाता है लॉ की फील्ड में, अगर कोई क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है तो वो हमेशा कोई भी दिक्कत होगी, यहां तक कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम होगी तो आप ही को कांटेक्ट करेगा और आप ही की बात मानेगा। प्लस अगर डॉक्टर से आप सेटिस्फाइड हो तो आपको कोई भी चीज होगी तो आप डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास जाओगे जिससे आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो बेसिकली कहा जाता है ना, जो फैमिली एडवोकेट होते हैं और जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, तो ये इसीलिए होते हैं बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड बाय द जनरेशंस। तो अगर कोई आप एक पर्सन को सेटिस्फाई कर दो आपकी बातों से, आपकी लीगलिटी से, तो वो आप समझ जाओ कि उसके आने वाली जो 2-3 जनरेशंस हैं वो भी आप पे बिलीव करने वाली, ठीक है। देन ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये आप देख लोगे, ठीक है। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये पर्टिकुलर इंटरव्यू और काउंसलिंग का सिनेरियो मेंशन्ड है। उसके स्किल इन्वॉल्व है, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। ये मैं बता ही चुका हूं कि आपको एक्टिवली दिमाग खोल के सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है, जो उस टॉपिक से रिलेट करते हैं, उसके मैटर से रिलेट करते हैं, वही आपको पूछना है। एम्पैथी, दैट इज टू मेक क्लाइंट फील हर्ड एंड सपोर्टेड। क्योंकि एक चीज कही जाती है कि लोगों को आजकल लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, तो अगर कई प्रॉब्लम तो सुनने से खत्म हो जाती है कि अगर आप किसी की बात सुन लो तो प्रॉब्लम क्लोज, ठीक है। तो आप क्या है, जब आप सामने वाले की बात सुन लेते हो तो हो सकता है उसके मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, ठीक है। देन लीगल नॉलेज, आप लीगल नॉलेज होगे और एक्यूरेट एडवाइस दोगे। देन कॉन्फिडेंशियलिटी। पहले तो आपको एथिक्स में ध्यान रखना है कि आप किसी भी क्लाइंट की बात किसी से भी शेयर नहीं करोगे बाय रिवीलिंग द आइडेंटिटी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको सलाह लेनी है, तो आप क्लाइंट का नाम रिवील मत करो। आप उसको पूरी सिचुएशन XYZ करके आप किसी से भी सलाह ले सकते हो, बट क्लाइंट का नाम आपको रिवील नहीं करना चाहिए। दैट इज द एथिकल वैल्यू ऑफ द एडवोकेट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं इजीली बाय क्लाइंट काउंसलिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइंट इंटरव्यूज एंड काउंसलिंग। क्या है डिफरेंट कंपोनेंट्स? सबसे पहले लिसनिंग। तो पहले आपको सुनना जरूरी है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। क्योंकि लिसनिंग मतलब आप रिसीव कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ आपके अंदर आ रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेट, उसको समझ रहे हो, उसको दिमाग लगा रहे हो उस पर और रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ट्रस्ट और रैपोर्ट डेवलप होता है, प्लस आपको फैक्ट्स, इमोशंस और कंसर्न पता लगती है कि सामने वाला क्या चाहता है और क्या फैक्ट्स हैं और क्या इमोशनल उसका कनेक्ट है उस चीज में। मिनिमाइज मिस इंटरप्रिटेशन और एजम्पशन। तो जब अच्छे से आप सुनोगे तो मिस इंटरप्रिटेशन और एजम्पशन नहीं करोगे, आपको पूरी बात पता होगी। टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग, दैट इज फुल अटेंशन, showing verbal and non-verbal clues like
नॉडिंग, आई कॉन्टैक्ट, से आई सी, गो ऑन एटसेट्रा। तो ये वर्ड्स है जो आप यूज करते हो, प्लस आई कॉन्टैक्ट से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये हम लीगल इंग्लिश की फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। देन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, तो जब आप सुनते हो तो आप पैराफ्रेज करते हो और समराइज करते हो क्लाइंट की बातें। मैंने बोला था ना कि आप पॉइंट्स नोट डाउन करो, नोट्स टेक करो, ताकि आपको ओरल चीजें तो नहीं याद रहेंगी, बट अगर आप लिख लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देन एम्पैथेटिक लिसनिंग, रिकॉग्निजिंग एंड एक्नॉलेजिंग द क्लाइंट्स इमोशनल स्टेट, तो आप क्लाइंट्स के इमोशनल स्टेट को भी रिकॉग्नाइज और एनालाइज कर सकते हो। देन दिस इज एग्जांपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें आप क्या करते हो, जो डिटेल रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब नॉट वन वर्ड, जो आपके डिटेल मतलब आप डाउट पूछ रहे हो जो एक्सप्लेन करे सामने वाला, तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज एंडेड मतलब यस और नो, स्पेसिफिक आंसर है या तो यस या तो नो, जिसमें एक्सप्लेनेशन का कोई भी स्कोप नहीं है। ओपन एंडेड से आप समझ जाओ, ओपन मतलब ओपन टू द एक्सप्लेनेशन, क्लोज एंडेड मतलब नो एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद प्रोबिंग क्वेश्चंस, दैट इज यूज्ड टू डिग डीपर इनटू अ स्पेसिफिक एरिया और क्लैरिफाई समथिंग। तो अगर मान लो पूरी एक कहानी है, उसमें से एक आपको ग्रे एरिया दिखता है जहां पे आपको समझ में कम आता है और जहां पे आप आर्गुमेंट में वीक कर सकते हो, तो आप उस चीज पे लाइट डालोगे और उससे पूछोगे कि एग्जैक्टली वहां पे क्या कैसे क्या हुआ, ठीक है। दैट इज यू मेंशन्ड एन आर्गुमेंट, व्हाट वाज इट अबाउट, ठीक है। तो मतलब आपने एक पर्टिकुलर कोटेशन उसके बातों से उठाया और उस पर आपने सवाल पूछा जिसपे आपको डाउट हुआ, ठीक है। देन लीडिंग क्वेश्चंस, जो कि आंसर खुद ही सजेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे क्या आपका नाम रमेश है, जैसे मान लो आपने आपके क्लाइंट ने बोला, तो आपने पूछा क्या आपका नाम रमेश है, तो वो क्या है, लीडिंग क्वेश्चन है। आपको आप आंसर गाइड करो कि हाँ आपका नाम रमेश है, तो इस तरीके से क्या है। तो जनरली जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं ये कोर्ट में अलाउड नहीं होते, तो ये क्या है, ये आपको बहुत ध्यान से पूछना चाहिए, ठीक है। सजेस्टिंग एन आंसर मे बी यूजफुल फॉर कंफर्मिंग फैक्ट्स। तो कंफर्मिंग फैक्ट्स में जैसे मान लो उसने बताया कि ए ने बी को चाकू से मारा, तो आपने बोला कि आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा हाँ आपने बताया था ना कि ए ने बी को चाकू से ही तो मारा था, तो ये क्या है, चाकू से ही तो मारा था, दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। मतलब आप उसे आंसर बता रहे हो, या बंदूक से मारा था या गोली से मारा था, जैसे भी, तो आप उसे एक आंसर सजेस्ट कर रहे हो जो कि उसने ही बोला था, तो उसी की बात से आप उठा के उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो विद सजेस्टिंग आंसर, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, दैट इज बेस्ड ऑन योर assumption एंड अंडरस्टैंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो उसके क्लाइंट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो समझ में आता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे इफ यू चूज टू फाइल अ केस, आर यू रेडी फॉर लॉन्ग ट्रायल प्रोसेस। जैसे आपने मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, छोटा सा मैटर था, तो आप उससे समझाते हो कि यार कोई बात नहीं, 2-3 हजार रुपए का लॉस है, सह लो, क्योंकि अगर कोर्ट में जाओगे तो उससे ज्यादा का लॉस हो सकता है, या फिर लॉन्ग ट्रायल में आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि क्या अगर आप फाइल करने का सोच रहे हो केस, तो जो लॉन्ग ट्रायल होगा क्या आप उसके लिए तैयार हो, तो दैट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हो सकता है ट्रायल एक दिन में ही खत्म हो जाए, बट आप सोच के चल रहे हो, दैट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे, पर्सनल डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स जाननी चाहिए कि उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एटसेट्रा। देन फैक्ट्स क्या है केस के, वो आपको पता होना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कि क्लाइंट आपके क्लाइंट की फेवर में है, और उसी में आपको अपोजिंग डॉक्यूमेंट्स भी जानने होते हैं कि आपके खिलाफ कौन से डॉक्यूमेंट है। जब आप केस तैयार करते हो ना, तो आपको पता होगा कि आपका साथ क्या चीज है और आपके खिलाफ क्या चीज है, तो आपको वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। देन प्रीवियस लीगल स्टेप्स टेकन, तो अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं ना कि कोई दवाई चल रही है, वैसे ही जैसे कोई क्लाइंट एडवोकेट के पास आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या आपने कोई और केस से पहले किया हुआ है, या फिर कोई भी लीगल स्टेप आपने जैसे नोटिस वगैरह कुछ भी सर्व किया था। देन क्लाइंट का क्या गोल है और क्या कंसर्न है, ये हमें जानना होता है। देन टिप्स फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो सबसे पहले इफेक्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो टिप्स क्या है, पहला चेकलिस्ट बनाओ और फॉर्म बनाओ ताकि आप कोई फैक्ट को मिस ना करो, ठीक है। रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, तो जो क्लाइंट है उसकी कंसेंट लो पहले कि हम आपकी बात लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वो यस करे तो आप उसकी इन बातों को नोट डाउन करो और उसको समझो, ठीक है। देन स्टे न्यूट्रल एंड नॉन जजमेंटल, ऐसा नहीं कि आपका क्लाइंट आपको पैसा देगा तो आप उसकी भावनाओं में बह गए, ऐसा नहीं है। आपको रियल सिचुएशन का एनालिसिस करना है एज अ जज, देन आपको प्रोसीड करना है। देन डोंट इंटरप्ट द क्लाइंट अननेसेसरली, लेट देम फिनिश देयर स्टोरी, तो आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है, ठीक है। जैसे एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था कि वकील हूं, बोलने का पैसा लेता हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, ठीक है। एग्जांपल, इफ अ क्लाइंट क्लेम्स रॉन्गफुल डिसमिसल, गैदर एम्प्लॉयमेंट लेटर, टर्मिनेशन लेटर, ईमेल्स और मैसेज एक्सचेंज, सैलरी स्लिप्स, विटनेसेस इफ एनी, ठीक है। तो अगर मान लो किसी क्लाइंट का रॉन्गफुल डिसमिसल हुआ है, मतलब उसको जॉब से गलत तरीके से निकाल दिया गया है, तो आप उससे सारी चीजें मांग सकते हो। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर्ड है, मतलब ये क्या है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन दिस इज द समरी टेबल, ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, तो आप एक बार देख लोगे, आपके की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। देन उसके बाद दीज आर योर फाइनल थॉट्स,
उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्लाइंट काउंसलिंग, डेफिनेशन एंड डिफरेंशिएशन फ्रॉम जनरल काउंसलिंग। तो सबसे पहले समझते हैं, क्लाइंट काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन विद लॉयर, हेल्प्स अ क्लाइंट अंडरस्टैंड देयर लीगल राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड ऑप्शंस। तो बेसिकली लॉयर के साथ जो कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं क्लाइंट काउंसलिंग, और उससे हमें क्या पता लगता है हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। इट इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ लीगल प्रैक्टिस दैट गोज बियॉन्ड लीगल एडवाइस एंड इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ गाइडेंस, सपोर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली क्या है, लीगल एडवाइस से आगे की बात है ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू उसके टच में हो, उससे आप गाइड कर रहे हो उसको कैसे आगे चलना है, सपोर्ट कर रहे हो कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम बैठे हुए हैं, देन प्रॉब्लम उसकी जो है उसको सॉल्व करने पे आपका फोकस है, एंड देन डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प करते हो उसको कि वो क्या डिसीजन ले इस सिचुएशन में, ठीक है। देन एलिमेंट्स क्या है, दैट इज लीगल पोजीशन आपको क्लियर बतानी चाहिए कि क्या लीगल पोजीशन है उसकी। देन कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है आपकी तरफ। देन इन्फॉर्म डिसीजंस, जो अगर कोई क्लाइंट है तो उसको इन्फॉर्म डिसीजन मतलब उसके डिसीजन बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखो कि उसका नाम कहीं लीक ना हो, एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एथिक्स है, प्लस हमारे जो इंटरनल एथिक्स है जो हमें ह्यूमन एज अ ह्यूमन फॉलो करने चाहिए, वो चीज आप बना के रखो, प्लस शोइंग एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी टू क्लाइंट कंसर्न। तो क्लाइंट आपका जो चाहता है, जो कंसर्न है उसके लिए आप थोड़ा सा इमोशनल और सेंसिटिव एटीट्यूड शो करो। देन एग्जांपल देखते हैं, तो ये एग्जांपल है आप देख लोगे। उसके नेक्स्ट चलते हैं हमारा जनरल काउंसलिंग, ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल काउंसलर और थेरेपिस्ट टू अ पर्सन कोप विद पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कैरियर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जनरल पर्सन काउंसल कर रहा है, तो जनरल काउंसलिंग में ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये बेसिकली लॉयर और क्लाइंट के बीच की बात नहीं है, ये जनरल काउंसलर्स, जैसे आपको स्कूल में अगर याद हो तो अगर आप लोग स्कूल में रहे हो तो काउंसलर्स का एक अपॉइंटमेंट होने लगा है आज की डेट में, ताकि वो बच्चों को काउंसिल कर सके रिलेटेड टू देयर कैरियर, ठीक है। साइकोलॉजी, इमोशन, उनके थ्रू रिलेशनशिप्स पे भी काउंसलिंग होती है स्कूल के अंदर आज की डेट में। तो बेसिकली क्या है, वो जनरल काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। देन एरिया ऑफ जनरल काउंसलिंग क्या है, फैमिली और मैरिटल प्रॉब्लम्स। तो जैसे अगर आप कोर्ट में जाते हो, कोई भी डाइवोर्स केस है क्या, फैमिली मैटर को लेके, तो आपको जनरल काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी, तो अगर मान लो कोई डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो उसको काउंसिल किया जाता है। एकेडमिक स्ट्रेस एंड ग्रीफ एंड ट्रॉमा, रिलेशनशिप इश्यूज, तो इसके लिए जनरल काउंसलिंग के लिए रेफर किया जाता है, ठीक है। देन दिस आर योर एग्जांपल, दैट इज अ स्कूल काउंसलर, जो मैं बता रहा था, ठीक है। अब ये डिफरेंस टेबल है, ये मैं आपको सारी चीज डिटेल में बता चुका हूं, तो टेबल भी आप समझ ही गए होंगे, तो आप एक बार देख लोगे इसको, उसमें आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। देन दिस इज योर टेबल कंटिन्यूड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज व्हाई द डिस्टिंक्शन मैटर्स, बिकॉज लॉयर मस्ट स्टे विद लीगल बाउंड्रीज। तो जो लीगल बाउंड्रीज बनी है, जो हमारा कानून का दायरा है, एक लॉयर उसमें ही रहेगा। तो जो मेंटल हेल्थ एडवाइस है वो लॉयर नहीं दे सकता, बिकॉज उसको अपनी लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहना है, ठीक है। बट जो जनरल काउंसलर्स होते हैं वो मेंटल हेल्थ एडवाइस देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई केस हुआ, अब मान लो 5-10 लाख रुपए का केस था, तो अगर एक जनरल काउंसलर होगा तो वो पहले एनालाइज करेगा कि क्या उस व्यक्ति के पास सहने की कैपेसिटी है 5-10 लाख रुपए। बट एक लॉयर क्या करेगा, जो उसके साथ गलत हुआ है तो वो जस्टिस की बात करेगा, वहां पे मेंटल सपोर्ट की बात नहीं करेगा। वहां पे जो जनरल काउंसलर होगा, हो सकता है वो ये एडवाइस दे कि आप कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो, आपको स्ट्रेस मत लो, बट आप उसको रिकवरी करो, बट आप स्ट्रेस मत लो, इस तरीके से बोल सकता है, केस का स्ट्रेस हो सकता है, तो हो सकता है जनरल काउंसलर ये एडवाइस कर दे कि आप केस मत करो, बट लॉयर कभी नहीं करेगा, बिकॉज लॉयर को एक पर्टिकुलर लीगल बाउंड्री के अंदर रहना हो। देन कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स क्या है, तो जो ये दोनों काउंसलिंग है वो डिफरेंट तो है, बट ये कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई जनरल काउंसलर अगर एक दूसरे को लॉयर के पास रेफर कर दे कि आपको एक लॉयर की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इस ट्रॉमा से बाहर आना है तो आपको लीगल सपोर्ट चाहिए, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है दोनों प्ले करते हैं आपस में, ठीक है। जैसे अ वुमन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस में सी अ लॉयर फॉर लीगल हेल्प एंड सी अ थेरेपिस्ट फॉर इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रोल भी प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन है। देन आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अब लीगल काउंसलिंग ये मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग, दैट इज अथॉरिटेटिव काउंसलिंग। डेफिनेशन क्या है इसकी, काउंसलर और लॉयर प्लेज एन एक्टिव एंड डायरेक्टिव रोल ऑफरिंग क्लियर एडवाइस और सॉल्यूशन ऑफन बेस्ड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट और लीगल स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली लॉयर यहां पे क्या कर रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है या फिर एडवाइस और सॉल्यूशन दे रहा है, क्लियर एडवाइस एंड सॉल्यूशन, ताकि वो पर्सन उस पे एक्ट कर सके। और ये जो सॉल्यूशंस है या फिर ये जो एडवाइस है, ये प्रोफेशनल जजमेंट और लीगल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। इसका मॉरलिटी से लेना देना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट प्रोफेशनल एटीट्यूड पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे फीचर्स क्या है इसके, काउंसलर टेक्स कंट्रोल ऑफ द डिसीजन, तो जो डिस्कशन होगा उसका कंट्रोल किसके पास होगा, काउंसलर के पास होगा। फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम नॉट ऑन क्लाइंट्स फीलिंग, तो क्लाइंट कैसा फील कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस्ड होगा। सुटेबल फॉर अर्जेंट लीगल और कंप्लायंस मैटर,
तो अगर कोई अर्जेंट लीगल और कंप्लाइंस मैटर है तो उसके लिए सुटेबल होता है, बिकॉज वहां पे क्लाइंट की फीलिंग एक साइड हो जाती है, क्योंकि अर्जेंट है तो आपको लीगल और कंप्लाइंस जरूरी पूरी करना होता है, ठीक है। देन दिस इज एग्जांपल। उसके नेक्स्ट आता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है? काउंसलर प्लेज अ फैसिलिटेटिव एंड सपोर्टिव रोल। तो बेसिकली वहां पे क्या है, जहां पे डिस्कशंस को लीड कर रहा है, बट यहाँ पे सपोर्टिव रोल है, वहां पे लीडर है, यहाँ पे सपोर्ट में, ठीक है। तो फीचर्स क्या है? क्लाइंट ऑटोनॉमी, मतलब क्लाइंट की मर्जी यहां पे ज्यादा चलेगी, मतलब क्लाइंट की फीलिंग्स यहां पे ज्यादा मैटर करती हैं, बट वहां पे कम मैटर करती है। लॉयर गाइड्स बट डोंट डोमिनेट। तो जो लॉयर है वो गाइड तो कर रहा है, सपोर्ट तो कर रहा है, बट डोमिनेट नहीं कर रहा। तो ये लगभग सिमिलर चीज है कि आपको वो एडवाइस तो दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो मान जाओ, नहीं आ रहा तो मत मानो, ठीक है। encourages client express their feelings and preferences। तो इसमें क्या है, फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्रेफरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लाइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो क्लाइंट अपनी फीलिंग्स और प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस कर पाते हैं इस वाली काउंसलिंग। देन कोऑपरेटिव और पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग। तो अब ये है नेक्स्ट, जिसमें ब्लेंड ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव मेथड्स है, मतलब थोड़ा थोड़ा जहां पे लॉयर जो है वो डोमिनेट भी कर रहा है और लॉयर सपोर्ट में भी है, ठीक है। तो बोथ लॉयर एंड क्लाइंट कोलैबोरेट इन एक्सप्लोरिंग लीगल प्रॉब्लम्स एंड अराइविंग एट अ सॉल्यूशन, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन, दोनों का पार्टिसिपेशन है और डायलॉग ओपन है, प्लस जॉइंट डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंटिव काउंसलिंग, जो कि बात करता है ऑफर बिफोर एनी लीगल डिस्प्यूट अराइजेस। जहां पे आप लीगल डिस्प्यूट होने से पहले सलाह लेते हो उसको प्रिवेंटिव काउंसलिंग बोली जाती है। जहां पे बोला जाता है ना कि वो वकील की सलाह पे चल रहा है तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव काउंसलिंग, ठीक है। द लॉयर एडवाइजेस द क्लाइंट इन एडवांस टू अवॉइड फ्यूचर लीगल प्रॉब्लम्स। तो लीगल प्रॉब्लम्स में आप ना फंसो, इसलिए आपको लॉयर से पहले ही एडवाइस ले लेनी चाहिए। जैसे कंप्लायंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपको पहले ही एडवाइस ले लेनी चाहिए। देन रेमेडियल काउंसलिंग। अब क्या है, ये रेमेडियल काउंसलिंग है जिसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, लीगल वायलेशन हो चुका है और अब रिजॉल्व कर रहे हैं या डैमेजेस को मिनिमाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम हो चुकी है, आपने पहले सलाह नहीं ली, जैसे आपके पास बीमारी आ चुकी है, आपने डॉक्टर की बात नहीं मानी, जैसे एक डायलॉग बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले प्रिवेंशन आपने नहीं किया, अब क्योर ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो फीचर्स क्या है, रिएक्टिव इन नेचर, तो ये क्या है, बाद का है तो आपको रिएक्टिव रहना पड़ेगा, प्लस फोकसेस ऑन डैमेज कंट्रोल एंड लीगल रेमेडीज। तो डैमेज कितना कम किया जा सकता है और लीगल रेमेडीज क्या क्या है, इस पे मेन फोकस रहता है। देन क्राइसिस काउंसलिंग, ठीक है। अब पर्सनल क्राइसिस आ जाए तो क्या है, वो क्राइसिस काउंसलिंग आ जाता है, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, रॉन्गफुल अरेस्ट, चाइल्ड कस्टडी, इमरजेंसीज। तो बेसिकली क्राइसिस का मतलब क्या है, एट इमरजेंसी सिचुएशन, तो ये इमरजेंसी काउंसलिंग है। तो इसमें क्या है, हाई इमोशनल इंटेंसिटी है, लॉयर मस्ट रिमेन काम, सपोर्टिव एंड फोकस्ड। तो लॉयर को ये नहीं बोलना चाहिए आप पहले मेरे पास आए होते तो मैं ऐसा कर देता, बल्कि जो सिचुएशन आई है, जो इमरजेंसी आई है, पहले उसको सॉर्ट आउट करो, देन उसका एडवाइस करो। ऑफन रिक्वायर्स इमीडिएट लीगल एक्शन, ठीक है। जैसे बेल वगैरह के लिए हम अप्लाई करते हैं तो दैट इज अ इमीडिएट लीगल एक्शन। देन जनरल साइकोलॉजी काउंसलिंग फॉर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैरियर काउंसलिंग, ये मैं बता ही चुका हूं। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, ये आपको पता ही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा वगैरह में यूज होती है। फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग, ज्यादातर घरवाले करने लगते हैं आज की डेट में, बट ऐसा उनकी एडवाइस हर बार नहीं सुननी चाहिए, आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। देन दीज आर योर एग्जांपल्स। उसके बाद ये समरी टेबल है, ये मैं समझा चुका हूं, तो आपको समरी टेबल भी एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे, दैट इज द कंक्लूजन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो गया ओवर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अप्रोचेस टू काउंसलिंग, मीनिंग एंड टाइप्स। क्या अप्रोचेस हैं, तो सबसे पहला है डायरेक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो ये काउंसलर सेंटर अप्रोच है। जब ये हमने इस टाइप की काउंसलिंग को डिस्कस किया था, तो इसमें क्या है, जो काउंसलर होता है वो डायरेक्टिव है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है। जो काउंसलर है वो लीड पे रहता है, स्पेसिफिक एडवाइस, सॉल्यूशन और इंस्ट्रक्शन देता है, एंड प्रॉब्लम फोकस्ड होता है, क्लाइंट की फीलिंग पे फोकस नहीं होता, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूं तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देन लीगल एग्जांपल देख लोगे, उसके बाद ये जनरल एग्जांपल देख लोगे, उसके बाद सुटेबल फॉर देख लो, क्या है, अर्जेंट लीगल और प्रोसीजरल सिचुएशंस। तो अगर कोई लीगल अर्जेंट सिचुएशन आ गई है तो उसके लिए सुटेबल है। प्लस क्लाइंट इज अनेबल टू डिसाइड, क्लाइंट कंफ्यूज स्टेट में है कि किस तरीके से इस स्टोरी को रिजॉल्व किया जाए, तो वो क्या करे, डायरेक्टिव अप्रोच का यूज करे। नॉन डायरेक्टिव वही क्लाइंट सेंटर्ड, मैं बता ही चुका हूं। ये बेसिकली पहले मैं बताया था टाइप्स, अब उसी की अप्रोच है। तो पहले आपको टाइप्स में मैंने बताया था ना कि कौन डोमिनेंट सिचुएशन में रहेगा, वैसे ही इसमें अप्रोच में वही, जैसे इसमें क्या है, क्लाइंट डोमिनेंट सिचुएशन में रहता है, काउंसलर सपोर्टिव रहता है, ठीक है। फीचर्स है, ठीक है, सेम वही फीचर्स है। एंड देन दिस इज लीगल एग्जांपल एंड जनरल एग्जांपल एंड सुटेबल फॉर पर्सनल और इमोशनल इश्यूज। अगर किसी को पर्सनल और इमोशनल इश्यूज है तो उसके लिए सपोर्टेबल है। इमोशनल सपोर्ट अगर किसी को चाहिए। एंड देन एसेट्रिक अप्रोच, कंबाइन और फ्लेक्सिबल अप्रोच है, ठीक है। तो थर्ड टाइप की अप्रोच है कंबाइन और फ्लेक्सिबल। देन इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, बट दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग,
जो हमने उसमें थर्ड चीज समझी थी जिसमें मिक्सचर था, जहां पे थोड़ी लॉयर की बात ज्यादा सुनी जा रही है और थोड़ी क्लाइंट की बात भी सुनी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। काउंसलर स्विचेस बिटवीन गाइडिंग एंड सपोर्टिंग, तो इसमें गाइड भी करता है और सपोर्ट भी करता है, प्लस बैलेंस लीगल एडवाइस विद क्लाइंट पार्टिसिपेशन, तो इसमें दोनों चीजें होती है। बेसिकली सेम ही बात है, बट इसमें आपको अप्रोच सेंट्रिक लिखना है कि किसकी क्या अप्रोच रहती है, और उसमें आपको टाइप्स समझाना है कि किस तरीके की काउंसलिंग ये होती है, ठीक है। देन दिस इज योर लीगल एग्जांपल एंड योर जनरल एग्जांपल। उसके सुटेबल फॉर रियल लाइफ क्लाइंट काउंसलिंग सेशंस, तो अगर कोई रियल लाइफ क्लाइंट काउंसलिंग सेशंस लेता है तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि आपको उसमें क्लाइंट की भी बात सुननी है और अपनी भी बात सुनानी है। देन व्हेन क्लाइंट नीड बोथ इमोशनल सपोर्ट एंड लीगल डायरेक्शन, तो उसके लिए सुटेबल है। देन दिस इज समरी टेबल, तो समरी टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपको एक ही बार में एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन दिस इज योर फाइनल थॉट्स, दैट इज कंक्लूजन ऑल्सो, और उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज ट्रेनिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड एक्सरसाइजेस। मीनिंग ऑफ स्टिमुलेटेड एक्सरसाइज क्या है? दीज आर स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस बेस्ड एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू इमिटेट रियल लाइफ सिचुएशंस इन लीगल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। They are used to develop and access practical legal skills. तो बेसिकली क्या है, ये प्रैक्टिस बेस्ड एक्टिविटीज हैं जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टिमुलेट करने के लिए, समझने के लिए हेल्पफुल है, प्लस लीगल एजुकेशन और ट्रेनिंग में इनको यूज किया जाता है टू डेवलप एक्सेस प्रैक्टिकल लीगल स्किल्स। तो जो प्रैक्टिकलिटी में लीगल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए ये हेल्प करती है, ठीक है। क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट, कैसे? वेयर लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर लॉयर कैन प्रैक्टिस लीगल प्रोसीजर, रिलीव फीडबैक, बिल्ड कॉन्फिडेंस, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स विदाउट रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं कहूं तो ये इंटर्नशिप्स है। तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आप क्या करते हो, प्रैक्टिस लीगल प्रोसीजर, जो लीगल का लॉ प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस करते हो, फीडबैक को रिसीव करते हो, जो आपका ट्रेनर होता है, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो आपको रियल फीडबैक बताता है, प्लस जो इंटर्नशिप का टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है वो धीरे धीरे बूस्ट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, और जब आप गलती करते हो तो आपको रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस भुगतने से पहले आपको सीख मिल जाती है। जैसे आपने कोर्ट में कोई गलती की तो आपको जज भी थोड़ा लीनियंट रहते हैं, बिकॉज इंटर्न्स पे जज कोई भी पेनल्टीज इंपोज नहीं करते। प्लस आप सीनियर का नाम ले लेते हो कि सर सीनियर है नहीं तो गलती हो गई, प्लस सीनियर भी आपका साइड ले सकते हैं कि सर अभी बच्चा है, सीख रहा है, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्प ब्रिज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो जो थ्योरी में आपने लॉ पढ़ा और जो प्रैक्टिस है, रियल प्रैक्टिस जो कही जाती है ना कि हम जब लॉ पढ़ते हैं तो वो ऐसा होता है, ठीक है, बट जब हम कोर्ट में जाते हैं तो लॉ ऐसा होता है, ठीक है। कौन सी रोड कैसे जा रही है कुछ आइडिया नहीं, और जब हम पढ़ते हैं तो सीधी रोड दिखाई दे रही है, आईपीसी गई सीधी गई, बीएनएस गई बीआरएसएस गई सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आते हैं। बट जब आप लॉ अप्लाई करने जाते हो कोर्ट के अंदर तो इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। एनहांसेस कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो जो कम्युनिकेशन है वो आपकी बिल्ड होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं, प्लस एडवोकेसी वकालत की स्किल्स और एनालाइज करने की, सिचुएशन को एनालाइज करने की स्किल्स आपकी डेवलप होती है। फॉस्टर्स टीम वर्क एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो जो टीम वर्क है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी एडवोकेट के अंडर, तो टीम वर्क डेवलप हो रहा है क्योंकि आप अकेले नहीं हो सकते, प्लस जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, किस तरीके से आपको प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करना है वो आप सीखते हो। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल वर्ल्ड लीगल सेटिंग्स। तो जो रियल वर्ल्ड सेटिंग है जैसे कोर्ट, ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मीडिएशन सेंटर्स, तो इनके लिए जो स्टूडेंट्स, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं उनको हेल्प होती है कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। टाइप ऑफ सिमुलेटेड एक्सरसाइजेस विद एग्जांपल्स क्या है? पहला, क्लाइंट इंटरव्यू सिमुलेशंस, ठीक है। टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू कंडक्ट इफेक्टिव क्लाइंट इंटरव्यूज। इसमें क्या है, जो क्लाइंट्स आ रहा है उसको ब्रीफिंग के लिए आप स्टूडेंट को आगे कर देते हो कि वो समझे और वो बताए आपको कि क्या उसके बात है, क्या उसकी बात है, ठीक है। देन एग्जांपल ये आप देख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मूड कोर्ट एक्सरसाइज। ये मैं बता ही चुका हूं, डिटेल में मूड कोर्ट का डिस्कशन हम कर चुके हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चारों वीडियोस अपलोडेड हैं, देख लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेगोशिएशन एंड मीडिएशन रोल प्लेस। तो नेगोशिएशन मीडिएशन का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है। तो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्लस परसुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज टेक्निक्स में डेवलपमेंट होती है। देन मॉक ट्रायल। मॉक ट्रायल का मतलब क्या है? कोर्ट रूम एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग रोल ऑफ जज, जूरी, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस एंड विटनेस। तो बेसिकली जैसे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं वैसे ही मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन भी होते हैं, जहां पे प्रॉपर ट्रायल चलता है। जैसे मूड कोर्ट में एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए जाते, वहां पे प्रॉपर विटनेस होता है जिसको हम बुलाते हैं, प्लस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जिसका आप क्रॉस एंड एग्जामिनेशन इन चीफ करते हो। तो बेसिकली वो क्या है? प्रॉपर ट्रायल का प्रोसेस है। और मूड कोर्ट क्या है? हायर कोर्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्रैक्टिस। तो बेसिकली क्या है, जो आप स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट जब आप इंटर्न बन के जाते हो तो आप प्लेंट वगैरह लिखने में हेल्प करते हो, तो सारी चीजें करते हो, तो वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट, पिटीशन, नोटिस, ये सब आप बनाते हो, तो आपको उसमें एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। देन केस लॉ एनालिसिस सेशन। तो जो केस लॉज है
वो आपके सीनियर्स हेल्प करते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन पे केस लॉ को एनालाइज करो ताकि आपके क्लाइंट को हेल्प हो सके। अंडरस्टैंड ब्रीफ जजमेंट्स, ये आपको मिलता है, समझ में आता है। कोर्ट विजिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, तो बेसिकली आप कोर्ट में विजिट करते हो प्लस आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनानी होती है जो कि आप इंटर्नशिप के बाद कॉलेज में सबमिट करते हो, जो इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो जो क्या है, रियल ऑब्जर्वेशन को ब्लेंड करता है विद सिमुलेटेड रिफ्लेक्शंस एक्सरसाइजेस फॉर लर्निंग, ठीक है। तो जो आपने सीखा प्लस आपका जो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन है उसको आपने ब्लेंड कर दिया और उससे बनाई आपने रिपोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद ये बेनिफिट्स हैं, ये आप देख लोगे। इसमें क्या है, स्किल एरिया, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, ये सब आपकी बेनिफिट होती है, मतलब अपलिफ्ट होती है। और कोर्टरूम एटिकेट आपको समझ में आता है, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म आपको समझ में आता है, अपने सीनियर को देख देख के आप समझते हो। देन दिस इज योर कंक्लूजन। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो गया और इसी के साथ हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी यूनिट 3 ऑफ लीगल इंग्लिश ऑफ सेमेस्टर 2, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।